नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो वाकया, जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूं वो काफ़ी पुरानी है, मगर पुरानी होने के बावजूद इस कहानी में कुछ ऐसी बातें हैं जो आज भी ये रेलिवेंट है, मौजू है। और ये कहानी, ये वाकया है सुदूर आंध्र प्रदेश के एक ग्रामीण इलाके का। आंध्र प्रदेश में एक ज़िला है श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट, यानी श्री सत्य साई ज़िला इसका नाम है। और इस ज़िले में एक मंडल है, यानी एरिया जिसका नाम है गुडीबंदा। इस गुडीबंदा मंडल की हद में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है दिन्नेहती। तो इस दिन्नेहती गांव में एक किसान रहा करता था। इसका नाम था टिप्पे स्वामी। किसान का छोटा सा परिवार था, घर में बीवी और दो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे। जो दूसरा बेटा था वो तो काफ़ी छोटा था, सिर्फ 6 महीने उसकी उम्र थी। मेहनतकश लोग थे, गरीबी थी, लेकिन इसके बावजूद ज़िंदगी खुशहाल थी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन इतना सब कुछ जो ठीक चल रहा था, या यूं कहें कि जो ऊपर से ठीक लग रहा था, उसके बीच में कोई एक ऐसी बात थी जो थोड़ी अटपटी थी। और वो एक ऐसी बात थी जो सिर्फ उस टिप्पे स्वामी को पता थी, और अगर किसी को पता थी तो वो उसकी बीवी को पता थी। 2 अक्टूबर 1998 को दशहरे के मौके पर इनके गांव में एक मेला लगा। हर साल वो मेला लगा करता था और वो मेला गांव के मंदिर के इर्द गिर्द लगता था। तो 2 अक्टूबर को जब मेला लगा तो टिप्पे स्वामी अपनी पत्नी और दोनों छोटे छोटे बच्चों के साथ उस मेले में गया घूमने के लिए। अभी पत्नी जो है वो मंदिर के अंदर गई थी और वहाँ जो भी परंपराएं निभाई जा रही थी, जो पूजा हो रही थी, उसका वो दर्शन लाभ ले रही थी, अंदर थी। तब तक ये टिप्पे स्वामी जो है अपने छोटे से बेटे, यानी 6 महीने के बच्चे को लेकर वहाँ से वो कहीं गायब हो गया। अब उसकी जो पत्नी थी, करीम्मा उसका नाम था, वो करीम्मा जब अंदर से पूजा संपन्न होने के बाद बाहर आई तो बाहर आकर उसने देखा कि पति नदारद हैं और पति के साथ साथ जो छोटा बेटा है 6 महीने का, वो भी गायब है। वो काफ़ी ढूंढती रही पति को, उसने अपने तौर पर ढूंढा, ठीक नहीं हो पा रही थी। और इस तरह से 2 अक्टूबर का पूरा दिन, पूरी रात गुजर गई। टिप्पे स्वामी का कोई पता नहीं चला और उस 6 महीने के छोटे से बेटे का भी कोई पता नहीं चला। आखिर टिप्पे स्वामी कहाँ जा सकता था, और छोटा सा इतना 6 महीने के बेटे को लेकर आखिर वो कहाँ गया, क्यों गया, ये एक बड़ा सवाल था। इस सवाल का जवाब कोई और जाने न जाने, लेकिन टिप्पे स्वामी की बीवी करीम्मा को ज़रूर पता था। उसे ये बेशक न पता हो कि उसका पति बच्चे को लेकर कहाँ गया, लेकिन बच्चे को लेकर क्यों गया ये उसे पता था। असल में ये जो टिप्पे स्वामी है, इसे शक था कि ये जो छोटा बेटा है 6 महीने का, ये उसका अपना बेटा नहीं है। यानी टिप्पे स्वामी अपने आप को उस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर नहीं मानता था। उसे शक था कि उसकी बीवी करीम्मा का किसी और आदमी से अफेयर है और ये जो बच्चा उसके घर में जन्म हुआ है, इसका पिता वो नहीं है। इसको लेकर पति पत्नी के बीच में अनबन होती थी और टिप्पे स्वामी जो है वो नाराज़ रहता था। इसके बारे में करीम्मा को पता था और ज़्यादा लोगों को पति पत्नी के बीच के इन रिश्तों के उथल पुथल के बारे में जानकारी नहीं थी। अब जब ये टिप्पे स्वामी 6 महीने के बच्चे के साथ गायब हो गया तो उसकी पत्नी करीम्मा को भनक लग गई कि शायद वो बच्चे को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कहीं गायब हुआ है। लेकिन इससे पहले कि वो सबको बताती ये बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है या स्टोरी क्या है, उसने अपने नाते रिश्तेदारों को, घर वालों को इस घटना के बारे में बताया और सबने मिलकर जो है टिप्पे स्वामी की तलाश शुरू की। तलाश तो खैर टिप्पे स्वामी की ही करनी थी, अगर वो मिलता तो बच्चा भी मिल जाता। इधर उधर लोग ढूंढते रहे लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। तकरीबन 16 दिन गुजर गए और 18 अक्टूबर 1998 करीम्मा ने पुलिस में अपने पति और बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। अभी भी उसने अपने पति के अगेंस्ट में कोई डायरेक्ट कंप्लेंट नहीं दी, बल्कि कहा कि वो कहीं गायब हो गए हैं। और जब ये रिपोर्ट लिखाई गई, करीम्मा ने जब ये रिपोर्ट लिखाई तो पुलिस ने करीम्मा से पूछा कि क्या रीज़न है, आखिरी बार कहाँ गए थे, कैसे गायब हुआ।
तो ये सारी बातें करीमा ने बताई कि मंदिर गई थी, पति भी साथ में थे, बच्चे भी थे, छोटे बेटे को लेकर वो अचानक मंदिर से बाहर निकल गया, हमें नहीं पता कहाँ गया, तब से हम ढूंढ रहे हैं। फिर पूछा कि क्या तुम्हारी कोई अनबन, कोई बातचीत? तो उसने कहा हाँ साहब, अनबन तो थी। अनबन ये थी कि मेरा पति ये मानता था कि मेरा किसी और से रिलेशन है और ये बच्चा उसका नहीं है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, और उसको शक की बीमारी है, मैं क्या करूं? तो पुलिस को एक मोटिव या एक रीज़न समझ में आया कि वो बच्चे के साथ क्यों गायब हुआ, क्योंकि अगर वो कहीं लापता होता और किसी बच्चे के साथ लापता होता तो बड़े बेटे के साथ भी लापता हो सकता था, छोटे के साथ ही क्यों गया? तो ये बात अब पुलिस को समझ में आ गई। पुलिस अब टिप्पे स्वामी को ढूंढने में लगी, लेकिन दिन, महीने, साल गुजरते रहे और टिप्पे स्वामी का कोई पता नहीं चला। इस बीच मंदिर के पीछे एक आम का बागान है। उस बागान में एक रोज़ जब किसान उसकी रखवाली कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे, तो उनको एक छोटी सी कब्रनुमा जगह दिखाई पड़ी। उस जगह की जब पड़ताल की गई, जब उसकी खुदाई की गई, तो उसमें से एक इन्फेंट की लाश के, एक नवजात के लाश के कुछ टुकड़े जो है नज़र आए, हड्डियाँ नज़र आई। नॉट एग्जैक्ट नवजात, क्योंकि 6 महीने का बच्चा था, लेकिन फिर भी काफ़ी छोटा था। 6 महीने का बच्चा आप समझ ही सकते हैं, नवजात के ही बराबर मान सकते हैं आप उसे। तो उसके कुछ हड्डियाँ और कुछ ऐसे अवशेष जो है वो मिले। जब ये चीज़ें मिली तो पुलिस को और गांव के लोगों को ये शक भी हो गया कि शायद ये और कोई नहीं बल्कि टिप्पे स्वामी का ही वो छोटा बेटा है 6 महीने का, जो जिसके साथ टिप्पे स्वामी गायब हो गया था। अब एक बात तकरीबन साफ़ हो गई कि ये बॉडी जो रिकवर हुई है वो उस बच्चे की ही है, क्योंकि करीमा ने जो एज बताया था बच्चे का वो 6 महीने का ही था। और फिर एक मोटिव भी बात समझ में आ गई। जिस तरह से टिप्पे स्वामी गायब हुआ था, उस तरह की गुमशुदगी तभी होती है जब या तो किसी आदमी को किडनैप करके कोई आदमी उसके साथ कोई बड़ा कांड कर दे, हत्या कर दे, या कहीं कैप्टिविटी में रख दे। और कैप्टिविटी में यानी बंधक बनाकर रखने में भी उसकी भी एक समय सीमा होती है। ऐसा तो है नहीं कि कोई सालों साल रख लेगा। तो जिस तरह से टिप्पे स्वामी की गुमशुदगी दिन, महीने, साल गुजरते जा रहे थे, उससे लगने लगा था कि शायद अपने छोटे बेटे की हत्या करके वो कहीं गायब हो गया है। और अब जिस तरह से बच्चे की हड्डियां मिली थी, उससे पुलिस की इस थ्योरी को और बल मिल गया। लेकिन टिप्पे स्वामी का कोई पता नहीं चला। पुलिस जो है लगातार ढूंढती रही और साल दर साल गुजरते रहे, कोई जानकारी, कोई खबर इस आदमी की पुलिस को पता नहीं चली। इस बीच साल 2024 में श्री सत्य साई ज़िले में नई एसपी आई, जिनका नाम है वी रत्ना। वी रत्ना ने ज़िले का पदभार संभालने के बाद यह तय किया कि इस ज़िले में जो कोल्ड केसेस हैं, यानी ऐसे मामले जो पुराने हैं, अनसॉल्व्ड हैं, जिन्हें अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है, उस तरह के मामलों को वो सुलझाएंगी। उन्होंने इसके लिए पुलिस की एक ख़ास मीटिंग ली और अलग अलग जगहों पर जो भी अनसुलझे केसेस थे, उन इलाकों के अच्छे पुलिस ऑफिसर्स को उन केसेस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी दी गई। तो ये जो टिप्पे स्वामी वाला मामला था, जिसमें एक बच्चे की लाश मिली थी और उसका पिता गायब था, इस मामले की जांच के लिए उन्होंने अपने 2 अच्छे इंस्पेक्टर्स को चुना, जो मदाकसीरा पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले पुलिस मदाकसीरा पुलिस सब डिवीज़न के हद में आने वाले 2 अच्छे इंस्पेक्टरों को उन्होंने चुना, जिनका नाम है राजकुमार और मुनि प्रताप। और इन दोनों को उन्होंने जिम्मेदारी दी कि वो टिप्पे स्वामी का पता लगाए। आप समझ सकते हैं कि 1998 में वो गायब हुआ था और ढूंढने की कोशिश अब हो रही थी 2024 में, यानी 26 सालों के बाद। तो पुलिस को जब जिम्मेदारी मिली, पुलिस के ऑफिसर्स को, तो उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाने का फैसला किया। और जिस इलाके का, जिस गांव का ये रहने वाला आदमी था, दिन्ने हती, उस गांव में जो पुलिस के मुखबिर हैं और उस आसपास की लोकेलिटी में जो पुलिस के मुखबिर हैं, उन मुखबिरों को इन पुलिस इंस्पेक्टर्स ने जिम्मेदारी दी कि वो टिप्पे स्वामी के बारे में जानकारी जुटाए, पता करे कि वो कहाँ है, क्या करता है, कब आता है, कभी गांव आया भी है या नहीं। तो इस तरह की जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी मुखबिरों को दी गई। जाहिर है पुलिस भी इस मिशन में लगी हुई थी, मुखबिरों के अलावा पैरेलली अपने तौर पर भी पुलिस पता करने में लगी थी। और आखिरकार लंबे इंतज़ार के बाद पुलिस को इस मामले में एक कामयाबी मिली, एक ब्रेक थ्रू मिला। और वो ब्रेक थ्रू मिला 26 सालों के बाद। ये ब्रेक थ्रू एक मैरिज इन्विटेशन की शक्ल में
पुलिस को मिला, उसके सामने आया। हुआ ये कि तिप्पेस्वामी के गांव में उसका एक बचपन का दोस्त रहा करता था, जो उसका जिगरी यार था, मतलब बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। ये जो जिगरी दोस्त था, इसको तिप्पेस्वामी ने 2024 में ही एक शादी का कार्ड भेजा। शादी का कार्ड उसने एक गुमनाम जगह से भेजा, जिसके बारे में इस दोस्त को पता नहीं चला, लेकिन ये शादी का कार्ड जो है तिप्पेस्वामी की भतीजी का था, और तिप्पेस्वामी ने उसे इनवाइट किया था कि तुम्हें मेरी भतीजी की शादी में आना है। इससे दो बातें पता चली। एक तो ये कि तिप्पेस्वामी जहाँ भी है वो हाइडिंग में है, छुपा हुआ है, जिंदा है, और दूसरा ये कि तिप्पेस्वामी अपने परिवार के टच में भी है। ये दो बड़े क्रूशियल लीड या क्रूशियल इन्फॉर्मेशन पुलिस को पता चली, और उस शादी के कार्ड के बारे में, तिप्पेस्वामी के हवाले से मिले शादी के कार्ड के बारे में उस दोस्त ने पुलिस को जानकारी दी। जब पुलिस को ये जानकारी दी तो पुलिस को बात समझ में आ गई कि अच्छा, इसका मतलब ये आदमी जीवित है और आसपास ही कहीं है। वो भतीजी की शादी अगर करवा रहे तो भतीजी की शादी में आ भी सकता है। इसके बाद पुलिस और एक्टिव हो गई, और पुलिस उस दिन का इंतज़ार करने लगी जब वो भतीजी की शादी में गाँव आता। इस बीच पुलिस को ये भी पता चला कि वो काफ़ी सालों के बाद न सिर्फ गांव आने की प्लानिंग कर चुका है, बल्कि गांव आकर वो अपनी बहन और भाई के साथ मिलकर जो उनकी पुश्तैनी जायदाद है, जो भी प्रॉपर्टी उनकी है, उस प्रॉपर्टी का वो डिवीज़न चाहता है, बंटवारा चाहता है। तो ये दो बड़े मेजर रीज़न जो है थे, शादी भतीजी की और दूसरा प्रॉपर्टी का बंटवारा। पुलिस बहुत एक्टिव हो गई, और गांव में सादे लिबास में पुलिस के इंस्पेक्टर्स और जवान वो तैनात हो गए। और तिप्पेस्वामी 26 सालों के बाद अपने गांव लौटा, और गांव लौटकर वो उस मैरिज फंक्शन को, अपने भतीजी के मैरिज फंक्शन को अटेंड कर रहा था। तब तक पुलिस ने बड़ी ज़बरदस्त, बोलचाल की भाषा में जिसे कहते हैं, फील्डिंग सजा ली थी। अगर ऑफिशियली कहें तो होमवर्क कर लिया था। तो पुलिस ने बड़ी ज़बरदस्त फील्डिंग सजाई थी। दोस्त तो ऑलरेडी टिप ऑफ दे ही रहा था पुलिस को। इसके अलावा तिप्पेस्वामी का जो भाई था चितप्पा, और उसकी बहन थी कंचनम्मा, और तिप्पेस्वामी की अपनी बीवी करीम्मा, ये तीनों भी जो है ये भी पुलिस की रडार पर थे और पुलिस वालों के टच में थे। जब वो गांव आया, शादी अटेंड करने लगा, तो इन तीनों ने तिप्पेस्वामी को आइडेंटिफाई किया, देखते ही पहचाना, क्योंकि 26 सालों के बाद की बात थी। कोई और आदमी होता तो शायद ना पहचान पाता, लेकिन जो सगे नाते रिश्तेदार हैं वो तो पहचानेंगे ही। तो उन्होंने पहचाना, और पहचानने के बाद उन्होंने पुलिस को बताया कि यही है। तब तक आप जानते हैं कि मतलब मोबाइल फ़ोन का बड़ा बोलबाला हो गया था, हर हाथ में स्मार्टफोन। मतलब अब तो सिर्फ 1 साल पुरानी मैं बात बता रहा हूँ, अभी तो हम 2025 में हैं। तो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी तस्वीर वगैरह सब इसकी पुलिस के पास आ चुकी थी। पुलिस ने जब देखा तिप्पेस्वामी को तो फाइनली उसे अरेस्ट कर लिया, और इस तरह से 26 सालों के बाद एक फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली। अब सवाल ये है कि इतने दिनों तक ये आदमी कहाँ रहा, क्या करता रहा? तो इसका जवाब है कि इतने दिनों तक वो एक मजदूर का जीवन ही जीता रहा, और वो आंध्र प्रदेश से बाहर हासन ज़िले में रह रहा था। हासन जो है वो कर्नाटक में है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, और उसने अपना नाम, अपनी पहचान, सब कुछ बदल लिया था। हम बार बार तिप्पेस्वामी कह के उसको पुकार रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में उसका नाम है एम कृष्णा। तो ये कृष्णा के नाम से रह रहा था, जो पहले तिप्पेस्वामी के नाम से जाना जाता था। उसने अपनी फेक आइडेंटिटी के लिए सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ इन 26 सालों में तैयार कर लिए थे। जब पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए उसकी घेरेबंदी की तो उसने सीधे सिरे से इनकार भी कर दिया कि मैं तिप्पेस्वामी नहीं हूँ। लेकिन बाकी घर के लोग और तमाम लोगों ने जब आइडेंटिफाई किया और बताया, तो एक तरह से देखा जाए तो उसको सरेंडर करना पड़ा, और वो रंगे हाथों पकड़ा भी गया। उसने अपना जुर्म कबूला, और तब उसने बताया, वही कहानी बताई जो उसकी पत्नी ने कही थी, करीम्मा ने, कि वो अपनी पत्नी पर शक करता था कि उसकी पत्नी का किसी और से रिलेशन है, और जो बच्चा उसकी गोद में है वो बच्चा उसका नहीं है। मतलब वो अपने आप को उस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर नहीं मानता था। तो इसलिए उसकी खुंदक जो है उस छोटे से मासूम बच्चे से थी, और कुछ इतनी ज़्यादा थी कि वो उस बच्चे की हत्या कर देना चाहता था, जो उसने किया भी मौका मिलते ही। तो ये थी पूरी कहानी, जिसमें पुलिस ने लगातार एफर्ट करने के बाद 26 सालों के लंबे इंतज़ार के बाद एक गुनहगार को, एक कत्ल के आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। और ये कामयाबी पुलिस को तब मिली जब उस आदमी ने, जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी, उसने एक गलती की। गलती ये कि अपने एक पुराने दोस्त को शादी का कार्ड भेजकर शादी में इनवाइट करना। तो
ये थी पूरी कहानी। लेकिन इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, उस स्टोरी पर आप सबने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है। आइए कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ते हैं। वो स्टोरी थी एक ऐसी माँ के बारे में जिसने अपने निजी स्वार्थ की खातिर, अपने अफेयर की खातिर अपने 3 छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर दी। कौन थी वो माँ, क्यों उसने हत्या की, कैसे की, हत्या क्यों की ये तो मैंने बताया आपको, लेकिन कैसे की, अगर आप ये जानना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर उस स्टोरी को सुन सकते हैं। आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। कलीम गफ़ार गाजी ने कमेंट किया है, ये उत्तर भारत की पुलिस पर काम का भार इतना ज़्यादा क्यों है और इसका कोई समाधान संभव है क्या? देखिए, समाधान तो तभी संभव है जब पॉलिटिकल विल हो, राजनीतिक इच्छा शक्ति हो। मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम पॉइंट है, पॉलिटिकल लोग या हमारी सरकारें उन प्रॉब्लम पॉइंट को आइडेंटिफाई करके उनको सही तरीके से रिजॉल्व या तो करती नहीं है या उनकी प्रायोरिटी में ये चीज़ें नहीं हैं। आप सिर्फ पुलिस की बात क्यों कर रहे हैं? आप एडुकेशन के फील्ड में देखिए, आप अस्पतालों की हालत देखिए, सरकारी अस्पतालों की हालत देखिए, हर जगह बहुत बुरा हाल है। और सबसे बड़ी परेशानी तो मुझे ये लगती है व्यक्तिगत तौर पर, वो ये कि हमारे यहाँ संसाधनों का टोटा है, कमी है और घनघोर आबादी है। तो कोई प्लानिंग जो है वो इसको लेकर भी, आबादी को लेकर भी होनी चाहिए कि कैसे चीज़ें जो है, मतलब इंसानों की ज़िंदगी कैसे खुशहाल हो, कैसे फैमिली प्लानिंग को सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके। ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। रातों रात चीज़ें सुधरेंगी नहीं, लेकिन जिस तरह की कोशिश दिखनी चाहिए वैसी दिखती भी नहीं है। सवर मौर्या के नाम से एक आईडी है। मुझे नहीं पता कि नाम मैं सही पढ़ रहा हूँ या नहीं, क्योंकि नाम और सरनेम एक साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन सरनेम तो मौर्य है, ये मैं मतलब आसानी से पढ़ पा रहा हूँ। केसरी चंद ने कमेंट किया है, आए दिन नई नई स्टोरी सुनने को मिलती है और रूह कंपा देने वाली कहानी देखने को मिलती है। अच्छा, इनका ये कहना है कि बहुत ही दुखद और बहुत ही हॉरिफिक इंसिडेंट जो है, इस तरह की घटनाएं आए दिन सुनने को मिलती हैं। वर्चस्वी के नाम से एक आईडी है, उन्होंने दुखद कमेंट किया है। अशोक नंदराव का कमेंट है और उन्होंने कहा है कि जानवर भी जो है वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन ये कैसी माँ थी जिसने अपने बच्चों की ही जान ले ली। आवेशदीप ब्लॉग्स के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। हरी सिंह का कमेंट है। मिथुन मजूमदार का कमेंट है और इसके अलावा सुजन हैं, उनका कमेंट है। संजय कुलकर्णी साहब हैं। यूडी जोशी, इन्होंने कहा है कि बहुत दिल दहला देने वाली घटना है। अनुपम मिश्रा का कमेंट है और उन्होंने कहा है कि कोई प्यार वार वाली बात नहीं थी, वो महिला जो है वो अपने स्वार्थ में या कह लें कि लस्ट की वजह से जो है उसने अपने 3 बच्चों की हत्या कर दी। दीना वोरा ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि इस तरह के मामलों में किसी की जान लेने या कोई अपराध करने से बढ़िया है कि इंसान डाइवोर्स लेकर एक दूसरे से पीछा छुड़ा ले। बिल्कुल सही बात आपने कही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सम हंसदा हैं, तो हंसदा जो है वो झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ में होते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप भी कहीं वहीं से होंगे। और इनका जो इनिशियल नेम है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बिरनादिन है शायद, अगर मैंने सही प्रोनाउंस किया हो तो। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। अमन राज, विजय लक्ष्मी, क्विरेडेंस के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। फन क्लिप के नाम से एक आईडी है। तनवीर सोलकर, हिमानी का कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। ब्रज राजगुरु, BR राजगुरु का कमेंट है। काडू के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। इनका पूरा नाम इन्होंने नहीं लिखा है। एनीवे, बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद आपका। अमृत जी का कमेंट है। प्रवीण कुमार ने भी कमेंट किया है। राज समथिंग रानी है, तो नाम और सरनेम जो है वो आईडी में एक साथ है, तो पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और यादव पवन ने भी कमेंट किया है। दीप मुनि दास ने इमोजीज भेजी है, थैंक यू वेरी मच। प्रगति शर्मा का भी कमेंट है। और इसके अलावा देवाशीष भट्टाचार्य, इन्होंने कमेंट किया है, इन्होंने कहा कि जल्लाद माँ है, माँ के नाम पर कलंक है। बिल्कुल सही बात है। सुफियान हैदर का भी कमेंट है, उन्होंने हौसला अफजाई की है, थैंक यू वेरी मच। HG फेड CBA के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी इमोजीज भेजी है, लेकिन वो गुस्से वाली इमोजी है। मैं समझ सकता हूँ उस घटना को सुनकर जो है उनको बड़ी तकलीफ हुई होगी, बहुत स्वाभाविक बात है। करुण समथिंग सिंह है, करुणा
जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि नाम और सरनेम जब एक साथ आईडी में मिले और जुड़े हुए होते हैं तो नाम और सरनेम को सेग्रीगेट करके अलग अलग करके पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए कमेंट के साथ अगर आप अपना नाम अलग से लिख देते हैं या लिख देती हैं तो उसे पढ़ने में सुविधा होती है। खैर, इन्होंने आवाज़ की तारीफ़ की है, कॉम्प्लीमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका। और सारंग चौहान ने भी कमेंट किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। ये जो आखिरी मेरी पेशकश थी उसे बहुत सारे लोगों ने देखा, सुना, बहुत रिस्पॉन्ड किया और कमेंट्स इतने ज़्यादा किए कि जितने हाल के दिनों में मेरी स्टोरीज़ पर इतने सारे कमेंट्स नहीं आए जितना आपने प्रीवियस स्टोरी पर की है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ एक बार फिर से, आप सारे लोगों का शुक्रगुजार हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।